तो अच्छा, which alcohols can be oxidized? पहली चीज है कि अल्कोहल जो ऑक्सीडाइज होते हैं वो हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ है कि इधर हमने वो ऑक्सीडेशन का सारा बनाया था कि कौन कौन से अल्कोहल्स ऑक्सीडाइज होते हैं. यू गॉट प्राइमरी अल्कोहल्स एंड यू हैव सेकेंडरी अल्कोहल्स दैट गेट ऑक्सीडाइज्ड. ठीक है, और वो किस में ऑक्सीडाइज होते हैं? प्राइमरी अल्कोहल्स एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड, सेकेंडरी अल्कोहल्स दे गेट ऑक्सीडाइज टू कीटोन्स. तो वापस यहाँ पे आ जाते हैं कि इसका मुझे बता दो कि दिस वन इज दिस अ प्राइमरी और अ सेकेंडरी अल्कोहल, किस में ऑक्सीडाइज हो गई है? पहले तो वो बताओ कि ठीक है, तो दिस इज अ सेकेंडरी अल्कोहल, so that means it's going to turn into a ketone. तो यहाँ पे ना there's going to be double bond O, ketone बन जाएगा. ठीक है, ये तो that is going to turn into a ketone. और फिर उससे अगला कौन सा है कि एक सेकेंड अपना ये और अच्छा, उससे नेक्स्ट वन व्हाट टाइप ऑफ व्हाट इज दिस? ये कौन सा ग्रुप है और ये कौन सा ग्रुप है? I mean, what do you call this one? ये आसान है, कौन बताएगा? ये जल्दी से कोई आंसर कर दे. मलिहा, आयशा, मिनाहिल. कीटोन एंड अल्कोहल. ठीक है, तो ये कीटोन है. एंड द अदर वन इज, और अल्कोहल्स में हमेशा याद रखना कि स्पेसिफिक होना है. ठीक है, इट्स अ सेकेंडरी अल्कोहल. ठीक है, तो सेकेंडरी अल्कोहल है. कीटोन्स डोंट गेट ऑक्सीडाइज्ड. ठीक है, उसी को देख लो कि ऑक्सीडेशन एंड्स एट कीटोन. अल्कोहल कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होते. तो द ऑक्सीडेशन एंड्स एट कीटोन, तो कीटोन ने तो ऑक्सीडाइज नहीं होना. ले जो सेकेंडरी अल्कोहल है, जस्ट अ सेकेंड, तो ये जो आपका सेकेंडरी अल्कोहल है दैट विल गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड दैट विल टर्न इनटू अ कीटोन एज वेल. तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा और ये वाला इसको कुछ भी नहीं होगा, ये उसी तरह रहेगा. ठीक है, इट विल बी डबल बॉन्ड O एज इट इज. ये कौन सा अल्कोहल है? दिस वन. सेकंड टर्शरी. नहीं, OH वाला जो कार्बन है दैट्स ओनली बॉन्डेड टू टू कार्बन चेन्स. एक इधर है, एक ऊपर है. ठीक है, सो इट्स ओनली बॉन्डेड टू टू कार्बन चेन्स, तो ये भी सेकेंडरी है. ठीक है, सो सेकेंडरी अल्कोहल दैट विल टर्न इनटू ए कीटोन एज वेल. तो ये जो OH लगा हुआ था ना दैट विल टर्न इनटू अ कीटोन एज वेल. अब ये आपके पास है, यहाँ तक सिचुएशन आ गई है. तो ऑक्सीडेशन हुई है, उससे क्या है, जो ऑक्साइज होके ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज फॉर्म्ड, इट विल गिव कलर्ड प्रेसिपिटेट्स विद 2,4-DNPH. तो पहले तो 2,4-DNPH, 2,4-DNPH याद रखना कि किस चीज के साथ रिएक्ट करता है. 2,4-DNPH एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों के साथ रिएक्ट करता है. वो दोनों के साथ ऑरेंज प्रेसिपिटेट देता है. तो इधर आपके पास कीटोन है, इधर you've got a ketone and another ketone, you have a ketone over here as well. तो 2,4-DNPH तो सारों के साथ ना रिएक्ट करेगा. रिमेंबर ये कार्बोनाइल कंपाउंड्स का टेस्ट होता है. एंड सेकेंड, अच्छा, तो ये इट्स अ टेस्ट फॉर कार्बोनाइल कंपाउंड्स एंड ऑल ऑफ देम आर कार्बोनाइल. फिर अल्कलाइन एक्वस आयोडीन, ये वो आयोडोफॉर्म टेस्ट है. ठीक है, विच वी आई थिंक वी डिड समवेयर, कहीं पे ये तो ऑक्सीडेशन था. ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं, वी डिडंट. एक सेकंड मेरे देखने को नहीं. अच्छा, दिस वन इज द आयोडोफॉर्म टेस्ट, alkaline aqueous iodine. That is the iodoform test. अब इस iodoform test में होता क्या है कि what happens is कि दो तरह के स्ट्रक्चर्स जो है ना, they are going to give positive test with alkaline iodine. One of them is this one. This is the rest of the molecule. The other one is
It has to be exactly this structure. और बाकी फिर rest of the molecule है. तो both cases the CH3 would break off and it would form a yellow precipitate of CHI3, which is known as triiodomethane. और ये जो बाकी पार्ट है ना, that turns into, ये जो कार्बन है ना, दोनों केसेस में turns into carboxylic acid. वो जो R है उसका जो कार्बन है, that turns into carboxylic acid. लेकिन क्योंकि alkaline conditions होती हैं, so the carboxylic acid ends up forming a salt. कि अगर NaOH यूज किया हुआ ना तो वो उसके साथ react कर जाएगा. So it will turn into a salt, and that is oxidation. Remember, it's a redox reaction. Iodoform test is a redox reaction. अच्छा, लेकिन वो specifically, it's very specific. It has to be a CH3 next to this group. खैर alcohols तो इंसानों में कोई भी नहीं है. There has to be a CH3 next to acetyl bond O. तो किसका टेस्ट पॉजिटिव होगा? इसका टेस्ट पॉजिटिव होगा क्योंकि there is a CH3 and it's right next to acetyl bond O. अच्छा, इसका भी टेस्ट पॉजिटिव होगा क्योंकि यहाँ पे there's a CH3, 3 H होंगे and it is right next to acetyl bond O. और ये जो पहला वाला है ना, that is not it doesn't have a CH3. ठीक है, वो cyclic structure है तो there is no CH3. इन दोनों cases में CH3 would break off and वो बना देगा yellow precipitate CHI3 का. इधर भी ना ये CH3 वाला part जो है ना, वो it will वो उससे टूट के अलग होगा and it will break off and form a yellow precipitate of CHI3 and you will get a carboxylic acid on the other side. तो 2 and 3 are correct. जो first वाला है ना, उसका yellow precipitate वाला काम नहीं होगा. ठीक है, is this clear? Yes, sir. ठीक है, just 1 second, मुझे attendance post करने दो. अच्छा, next one, last question of ये paper 21 कि अब वो है कि उससे क्या, which mixture forms a carboxylic acid as one of the products. तो it's an ester और esters का क्या होता है कि they hydrolyze when you, दो तरह का hydrolysis होता है कि dilute acid डालो तो वो they break into 2 pieces. एक piece जो है वो O वाला है, that turns into an alcohol. The other piece is the double bond O piece. ठीक है, that turns into a carboxylic acid. So which mixture forms a carboxylic acid as one of the products? So the first one is correct. ठीक है. कौन explain करेगा what happens to the second one? कि is it going to form a carboxylic acid when you react it with H2SO4? And will it react with H2SO4? Any idea, Najia, Rida? क्या होगा, कोई है वहां पे? It's yes or no? Any idea, Lisa? Aisha? Sir, carboxylic acid produce होगा. क्योंकि remember कि it's a conjugate base. ये हमने कल इस तरह का एक डिस्कस भी किया था कि this one is a conjugate base, negative ion है. मतलब carboxylic acid से जब OH टूट के अलग होता है तो आयनाइज करता है. ठीक है, so the H goes away, it turns into a negative ion and the H+1 is lost. ठीक है, so the H+1 is lost. अगर आप एसिड डाल दोगे तो H+1 की क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी.
जस्ट अ सेकंड। अच्छा, तो अगर आप H+1 ऐड कर दोगे तो H+1 की क्वांटिटी जो है दैट वुड इंक्रीज, तो ऑटोमेटिकली H+1 वापस जोड़ जाएंगे, ठीक है। सो इट विल, I mean that is what the acid would do, कि you'll add too many H+1 ions and they will all join up with this group over here. अच्छा, लास्ट वाला नहीं होगा क्योंकि लास्ट में एल्डिहाइड है, it's an aldehyde. Aldehydes, they absolutely have no reaction whatsoever with H2SO4, ठीक है। इनका कुछ भी नहीं होता, मतलब एल्डिहाइड्स का कोई रिएक्शन नहीं है। एल्डिहाइड्स ना एसिडिक होते हैं ना बेसिक होते हैं। तो ये 1 2 तो ठीक होगा, ये लास्ट वाला थर्ड वन इज गोइंग टू बी इनकरेक्ट। तो अब ये कि द नेक्स्ट, अच्छा द नेक्स्ट थिंग दैट वी गोइंग टू डू इज, ये अगला पेपर कर लेते हैं। इसमें एक सेकंड लेना। और उसके अंदर ऑर्गेनिक वाला पार्ट कर लेते हैं कि इट्स नॉट अ बिग क्वेश्चन फॉर ऑर्गेनिक। यहां से शुरू हो रहा है। उसमें पहले ना वो क्वेश्चन नंबर 3, मेरे ख्याल से क्वेश्चन सिर्फ 3 क्वेश्चन ही थे इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 वो कह रहा है लार्ज एक्सेस ऑफ 2 bromo 2 methyl propane is added 2.001 moles of NaOH, which contains a few drops of phenolphthalein indicator. A stopwatch is started. As soon as the substances are mixed, the time taken for the pink color to disappear is recorded, and the experiment is repeated at different temperatures. So, keeping all concentrations and volumes of reagents constant, वो पहले तो कह रहे हैं what is meant by the term rate of reaction. तो rate क्या होता है? Rate is basically proportional to 1 over time, ठीक है। That is what rate is. Time कम होगा तो reaction fast होगा, slow होगा तो reaction, अगर time ज़्यादा होगा तो reaction slow होगा. The technical definition of rate is it's the change in concentration with respect to time, ठीक है। दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो, that is what the rate of reaction is. अब ये कि और इस वाले 21 का, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन इसका हम वो मैं देख लेता हूँ, वर्ड डेफिनेशन मांगी या फॉर्मूला मांगे उसने। You think this was the, अच्छा, change in amount of substance with time, ठीक है। तो मेरे ख्याल से you'll get marks for this, ठीक है। Technically it's change in concentration with respect to time. So that is what rate of reaction is, और ये technical उसका आंसर है, ठीक है। ये 100% करेक्ट होगा। उन्होंने वो अलाउ किया हुआ है कि amount of substance लिख लो, लेकिन technically it's the change of concentration of a substance with respect to time. So next is कि ये Boltzmann distribution दी हुई है। Boltzmann distribution is कि when you have a Boltzmann distribution, उसके अंदर you've got high energy particles, यानी container है, और यहाँ पे low energy particles हैं। तो low energy पे number of particles जो है ना, proportion of molecules and number of particles कम होते हैं। high energy पे भी number of particles जो है वो कम होते हैं। ज्यादातर particles average energy पे होते हैं, तो वहां पे number of particles जो होते हैं वो they are the maximum, ठीक है। तो जहां पे पीक होती है that's the average energy. तो कोई भी कंटेनर होता है, not all particles are having exactly, यानी अगर आपका रूम है तो उसके अंदर सारे particles एक एनर्जी पे नहीं होंगे। Some of them would be most of them would be around the average energy. ज्यादातर particles की एनर्जी एक ही जैसी होगी, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। Very few would have very high energy and very few would have very low energy. So label the graph to show the proportion of 2 bromo 2 methyl propane molecules which have sufficient energy to react. Sufficient energy इनके पास, जिनके पास activation energy से भी ज्यादा energy, it's these ones, जो high energy particles हैं, they are the ones that are going to have effective collisions.
ठीक है, these are your energetic particles. ये जो बाकी पार्टिकल्स हैं इनकी एनर्जी इतनी ज्यादा है नहीं, एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए, तो तब जाके रिएक्शन होगा. फिर वो कह रहे use the same axis to sketch the distribution of energy of molecules in a sample of at 50 degrees centigrade. पहले वो 25 पे कर रहा था. तो मुझे बताओ कि इस डिस्ट्रीब्यूशन को क्या होगा if you increase temperature, higher temperature. Anyone, what's going to happen at तो इस साइड पे ग्राफ ऊपर जाएगा, क्योंकि इफ यू इंक्रीज टेम्परेचर तो हाई एनर्जी पार्टिकल्स ज्यादा हो जाएंगे और लो एनर्जी पार्टिकल्स कम हो जाएंगे. तो ग्राफ स्क्यूड होता है, फिर वो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है, फ्लैट हो जाता है और वो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है. हाई एनर्जी पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा हो जाते हैं, लो एनर्जी पे द नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीजेस, और फिर आपकी एवरेज एनर्जी भी जो है ना वो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाती है, क्योंकि आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया है, तो योर एवरेज एनर्जी इज आल्सो शिफ्टेड टू द राइट. तो ग्राफ आगे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बिकॉज यू हैव पार्टिकल्स विद इवन मोर एनर्जी नाउ. तो स्टेट द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द EA फॉर दिस रिएक्शन. एक्टिवेशन एनर्जी पे कोई फर्क पड़ेगा टेम्परेचर बढ़ाने से? एक्टिवेशन एनर्जी चेंज कब होती है, सिर्फ कब चेंज होती है, जब आप क्या करते हो? कैटलिस्ट से. ठीक है, वो सिर्फ कैटलिस्ट से चेंज होती है. टेम्परेचर बढ़ाने से यू इंक्रीज टेम्परेचर, नो इफेक्ट. मतलब एक्टिवेशन एनर्जी पे नो इफेक्ट, ठीक है, लेकिन रिएक्शन स्पीड अप हो जाएगा बिकॉज यू हैव नाउ व्हाट यू हैव इज you've got more particles with higher energy. ठीक है, अब आपके पास ना you've got even more particles having energy that is greater than activation energy. तो रिएक्शन तो स्पीड अप होगा, लेकिन EA पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. कैटलिस्ट होता है जो EA की वैल्यू को ना आगे पीछे शिफ्ट करता है. अगर कैटलिस्ट डालते हैं तो EA जो है ना दैट डिक्रीजेस, तो वो पीछे आ जाती है. अच्छा, नेक्स्ट वन, मॉलिक्यूल उसने दिया हुआ है, उसने कहा कि भाई OH के साथ ना इसका OH के साथ इसका रिएक्शन ड्रॉ करो. तो ये वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है व्हिच वी हैव डन ऑलरेडी. ठीक है, एक सेकंड लेना. ये अच्छा, नाउ वी हैव डन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑलरेडी, मेरे ख्याल से यहाँ पे किया था, जिसके अंदर आई हैड टोल्ड यू कि जब भी आपके पास अच्छा, so I had told you कि whenever you have a carbon a halogenoalkane Cl attached to कार्बन के साथ, तो 3 न्यूक्लियोफाइल्स आके उसके साथ अटैच हो सकते हैं. The 3 nucleophiles are OH-1, NH3 and CN-1. तो आपके पास 3 न्यूक्लियोफाइल आ सकते हैं. और 1 second, अच्छा, so you'll have 3 nucleophiles that can attack this carbon atom. और मैंने एक्सप्लेन किया था कि अगर तो प्राइमरी हैलोजेनोएल्केन होगा, the carbon would have a very strong positive charge because there are not large groups around it. तो इसका पॉजिटिव चार्ज काफी स्ट्रॉन्ग होगा और OH या NH3 या CN डायरेक्टली अटैक करेंगे इसको, वो आके इसको अटैक करेंगे और Cl will get pushed away. तो और उसी तरह मैंने बताया था कि अगर टर्शियरी हैलोजेनोएल्केन होगा तो कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज होगा that would be because of the Cl, the positive charge would be very weak. Why? Because if there is a positive charge on this carbon atom, it's surrounded by large groups that have lots of electrons. तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स थोड़े बहुत ना इसकी तरफ ऑटोमेटिकली वो इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करेंगे एंड द पॉजिटिव चार्ज स्ट्रेंथ वुड बी लेसर, क्योंकि उसको ना इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे. तो दैट मीन्स कि वो जो न्यूक्लियोफाइल है ना, ये जो OH-1 या CN-1 या NH3, दैट विल नॉट बी अट्रैक्टेड टू दिस कार्बन दैट मच. लेकिन इसकी अच्छी बात है कि Cl टूटने के चांसेस ज्यादा होंगे. वाई? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज स्ट्रॉन्ग ही नहीं है ज्यादा. तो Cl अगर इलेक्ट्रॉन लेके साइड पे होता है तो जो पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप होता है दैट्स नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू पुल द Cl बैक, तो Cl के टूटने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं.
and that results in the formation of a stable carbocation. क्योंकि इसका पॉजिटिव चार्ज इतना स्ट्रांग नहीं होगा क्योंकि हर तरफ से ना इलेक्ट्रॉन्स उसको सराउंड कर रहे हैं and they're going to donate their electrons और इसका जो पॉजिटिव चार्ज है that would decrease in strength. तो फिर ये होगा कि OH-1 जो है ना that can अगर उसकी concentration high है that can come in. तो इसके अंदर कार्बोकैटायन नहीं बन सकता क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बहुत स्ट्रांग है तो वो Cl को जाने नहीं देता तो OH को आके ना उसको पुश करना पड़ता है ताकि Cl gets knocked out. Either the Cl is able to break off क्योंकि the positive charge is not strong enough. ठीक है उसकी charge density is not strong enough. So this is SN1 mechanism and in this reaction he was talking specifically about the SN1 mechanism. उसने कहा था कि draw the mechanism to show कि OH के साथ इसका क्या reaction है तो उसका पूरा mechanism draw करना है अब mechanism draw करने के लिए मतलब OH ions I mean this is partial negative this is partial slightly positive लेकिन OH-1 शुरू में इस पॉजिटिव कार्बन के साथ नहीं आएगा ठीक है it's not strong enough ठीक है so Br electrons लेके साइड पे होगा ये पहला कर लिया रो that would result in the formation of a carbocation and then you have Br-1 sorry OH-1 जो कि अगले स्टेप में उसमें ख्याल रखते हैं कि OH में O के पास लोन पेयर्स है तो O ने आके अटैक करना है ठीक है and that results in the formation of the alcohol. ठीक है is this clear? Yes, sir. अच्छा name the mechanism for this reaction अभी हमने किया था ये SN1 mechanism है अच्छा ये mechanism जो है ना it has an intermediate and it's known as a nucleophilic substitution it's SN1 कोई मुझे बता सकता है कि इस 1 का क्या मतलब है why do you call it 1 anyone any idea कि what does 1 indicate ठीक है एक तो वो है कि इसका नाम SN1 है ठीक है वो तो याद रखना है कि SN1 mechanism tertiary halogenoalkanes that's SN1 1 का मतलब ये कि आपके पास ना दो रिएक्टेंट्स है दोनों रिएक्टेंट्स को ना मैं एक रिएक्टेंट आपके पास ये था the other one was your OH ions right तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना इसका मतलब ये होता है कि इसका SN1 का मतलब है कि रेट इज डिपेंडेंट ऑन जस्ट द हैलोजेनोएल्केन जो कि CH3 उसकी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट है OH आयन की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है यानी इट्स डिपेंडेंट ऑन इसकी जो स्पीड है ना रिएक्शन की दैट इज ओनली डिपेंडेंट ऑन the concentration of one of the reactants not the other one उसकी एक रीजन भी है क्योंकि पहला स्टेप जो है ना वो स्लो स्टेप है तो मैं अज्यूम करूं लेट्स से उसको 100 सेकंड लग रहे हैं और ये क्योंकि पहला स्टेप इसको जो CBr का जो बॉन्ड है ना इसको तोड़ने में टाइम लगता है और जो सेकंड स्टेप है ना दैट्स द फास्ट स्टेप क्योंकि जब वो कार्बोकैटायन बन जाएगा वो एकदम से ना OH- को अट्रैक्ट करेगा तो ये 1 इंडिकेट करता है कि OH ions जितने मर्जी हो इस पे फर्क नहीं पड़ता यानी अगर if I increase the concentration of OH ions मैं ढेर सारे OH ions और ज्यादा कर लेता हूँ what's going to happen is कि जो 1 सेकेंड वाला स्टेप है ना ये और भी ज्यादा फास्ट हो जाएगा लेट्स से वो 0.001 सेकेंड पे चला जाता है क्योंकि आपने OH ion की कंसंट्रेशन बढ़ा दी है OH ion का पहले वाले स्टेप में कोई काम ही नहीं था तो उसका मतलब है उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा वो तो उसी तरह चल रहा है तो ओवरऑल रिएक्शन की स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ा इवन इफ आई इंक्रीज द OH ion कंसंट्रेशन पहले कितना टाइम लग रहा था 100 सेकेंड्स फर्स्ट स्टेप में 1 सेकेंड सेकेंड स्टेप में तो टोटल टाइम जो था ना वो 101 सेकेंड्स था अब मैंने OH ion की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ा दी है मिलियन टाइम्स बढ़ा दूं ये रिएक्शन बहुत स्पीड अप कर जाएगा तो ओवरऑल स्पीड में क्या फर्क पड़ा है पहले 100
101 सेकेंड्स था, अब 100.001 सेकेंड्स है। इसका मतलब है कि टाइम पे कोई खास फर्क पड़ ही नहीं रहा, मतलब OH आप बढ़ाते जाओ, इस रिएक्शन को जितना मर्जी स्पीड अप करते जाओ, द स्पीड ऑफ द रिएक्शन इज बेयरली अफेक्टेड, क्योंकि सारा जो मसला है ना रिएक्शन का वो ये स्टेप है। तो बस ये याद रखो कि वन का मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन ओनली डिपेंड्स ऑन वन ऑफ द रिएक्टेंट्स, ठीक है, नॉट द अदर वन। ये बात क्लियर है? Yes, sir. और SN2 का मतलब है जो कि प्राइमरी का होता है, उसका मतलब होता है कि रेट दोनों रिएक्टेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि उसके अंदर स्टेप ही एक है, तो वो एक ही स्टेप है, तो दोनों की कॉन्सेंट्रेशन अगर आप चेंज करोगे तो रिएक्शन स्पीड अप कर जाएगा। बस इसमें मसला है कि इसमें वो स्पीड अप कर रहा है, लेकिन वो वाला स्टेप स्पीड अप कर रहा है जो पहले से ही फास्ट है, तो इसलिए OH से ना कोई फर्क, ओवरऑल स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, anyways, the original experiment is repeated at 25 at 2 chloro 2 instead of 2, तो ब्रोमीन की जगह ना उसने क्लोरीन कर दिया। Predict the effect of using 2 chloro 2 methyl propane compared to 2 bromo on the time taken, तो किसका रिएक्शन फास्टर होगा, किस हैलोजेनो एल्केन की सब्स्टिट्यूशन फास्टर होगी? Two methyl propane. नहीं, क्लोरीन वाली या ब्रोमीन वाला? Chlorine. ये मुझे बताओ कि किसका बॉन्ड, रिमेम्बर बॉन्ड टूट रहा है ना तब रिएक्शन होगा ना, ये Br का बॉन्ड तोड़ना है। मुझे बताओ किसका बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, क्लोरीन का बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है या ब्रोमीन का? ब्रोमीन बड़ा एटम है, क्लोरीन छोटा एटम है, किसके बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं? Chlorine. ठीक है, इसका बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, तो इसकी सब्स्टिट्यूशन होना थोड़ा सा मुश्किल होगा, स्लो होगा ये। ब्रोमीन जो है ना, दैट्स अ बिगर एटम, इट्स अ वीकर बॉन्ड, तो उसने कहा कि एक्सप्लेन योर आंसर एज वेल, तो आप बताओगे कि जी ये जो ये वाला है ना, दिस इज फास्टर, यानी लेस टाइम, और एक्सप्लेनेशन में होगा कि जी योर CBr बॉन्ड इज वीक, तो वो जल्दी टूटेगा, ठीक है। CCl का बॉन्ड जो है ना वो टूटना मुश्किल होगा। ठीक है, तो वो तोड़ना थोड़ा मुश्किल होगा। तो हैलोजेनो एल्केन्स की रिएक्टिविटी याद रखना कि आयोडीन वाला जो हैलोजेनो एल्केन होगा दैट रिएक्ट्स द फास्टेस्ट, और फ्लोरीन वाला जो हैलोजेनो एल्केन है ना, उसका रिएक्शन जो होगा वो स्लोएस्ट होगा आउट ऑफ ऑल ऑफ देम। अच्छा, नेक्स्ट वन, टेबल शोज द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ 4 कंपाउंड्स A, B, C and D विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H8 कंप्लीट द, इसका नाम बता दो कि पहले वाले का नेम करना है, पहले वाले का क्या नाम है? एनीवन, क्या क्या नेम? 4 कार्बन एटम वाले मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं? But 1E. ठीक है, तो ब्यूट डबल बॉन्ड है, तो इट्स गोइंग टू बी ईन, और डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है वो इधर से काउंटिंग करोगे, इट वुड बी ऑन द फर्स्ट वन, ठीक है, ब्यूट 1 ईन। इसका क्या नाम है सेकंड वाले का? और एग्जैक्ट पहले तो नाम बता दो इसका क्या है। Remember the 4 carbon atoms are in a line, so what would you call it? Cis but2ene. ठीक है, पहले तो वो कर लेते हैं कि ब्यूट ई नहीं है, लेकिन द डबल बॉन्ड इज नाउ ऑन द सेकंड वन, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है, तो डबल बॉन्ड इज ऑन द सेकंड वन, और प्लस ये सिस है, ठीक है, क्योंकि नीचे वाला भी ना वही है, उसमें भी 4 कार्बन एटम्स लाइन में, एक्सेप्ट कि दिस वन इज ट्रांस ब्यूट 2 इन। लास्ट वाला क्या होगा, इसको मतलब पहले एक्सपैंड करके लिखना पड़ेगा कि CH2 है,
फिर डबल बॉन्ड भी है और फिर C और उसके साथ 2 CH3s लगे हुए हैं। तो मतलब 2 CH3s इधर लगे हुए हैं, 2 CH3s यहाँ पे लगे हुए हैं। ऐसे तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी? आई मीन गॉट लेट मी, एक टॉप टू बॉटम भी लॉन्गेस्ट चेन हो सकती है या फिर इधर से इधर लॉन्गेस्ट चेन हो सकती है। तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी सिलेक्ट करनी है? डबल बॉन्ड वाली। डबल बॉन्ड में रिमेंबर लॉन्गेस्ट चेन जो होती है वो उसके अंदर मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप्स होने चाहिए और कांस्टीट्यूएंट ग्रुप्स होने चाहिए। तो डबल बॉन्ड होना उसमें मस्ट है क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही वही थी। तो 3 कार्बन आटम्स, क्या होगा 3 कार्बन आटम का नाम? prop 1 ene। ठीक है, तो ये प्रॉप 1 इन और उसके बाद ना ये मीथाइल का ग्रुप लगा हुआ है सेकंड वाले पे, तो इट्स गोइंग टू बी 2 मीथाइल। ठीक है, 2 मीथाइल प्रॉप 1 इन। फिर यू हैव एक्सप्लेन व्हाट इज meant by stereoisomers, क्या होगा इसका एक्सप्लेनेशन कि क्या होते हैं stereoisomers? मतलब isomers क्या होते हैं? They have the same molecular formula? A different structural formula। I said but they have different structural formulas, लेकिन स्टीरियो ये तो आइसोमरिज्म का हो गया। ठीक है, मतलब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, एक सेकेंड, इनका स्टीरियो के अंदर क्या होता है? स्टीरियो के अंदर एग्जैक्टली cis trans। नहीं, स्टीरियो में जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता क्यों है? मतलब सिस ट्रांस वगैरह तो होता है, तो डिफरेंट डबल बॉन्ड की वजह से। उसमें होता है डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, आप इसको कहते हैं डिफरेंट 3 डायमेंशनल फॉर्मूला। क्योंकि जो 3 डायमेंशनल शेप होती है ना, दैट इज डिफरेंट इन दैट केस। क्लियर है? Yes। Yes। अच्छा, इस वाले को लेकिन हम किधर हमने खोली थी मार्क स्कीम? बस मैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का देख लूं कि कहाँ गया, इधर ही था। नो चेंज, दिस वन ये कर लिया। ठीक है, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स ग्रुप्स इन स्पेस, वो 3 डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। ठीक है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला वाली बात, ठीक है, ये इस पे मेरा डाउट था। तो उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होता है? मतलब इन दोनों का जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है ना, जो 3 डायमेंशनल फॉर्मूला है दैट इज डिफरेंट। ठीक है, सो दे हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसमें सेम कैसे हो सकता है? वो तो cis trans होके डिफरेंट नहीं हो जाता। वो मैं बताता हूँ, एक सेकेंड। अच्छा, जब आप स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की बात करते हो ना, यूजुअली व्हेन दे रेफर टू स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दे रेफरिंग टू ये जो है ना, दिस इज द कंप्लीट 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। ठीक है, रिमेंबर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में ना आप एंगल्स वगैरह शो नहीं करते। मतलब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला नहीं है इसका। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा कि ये 4 कार्बन एटम्स हैं, उनके बीच में डबल बॉन्ड है। जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है ना, वो बस शो करता है कि भाई कौन सा एटम किसके साथ कनेक्टेड है, राइट? सो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला technically does not give information about the angles. ये बात क्लियर है? यस सर। तो मतलब इसको कंप्रेस करके भी लिख सकते हैं कि जी CH डबल बॉन्ड CH। ठीक है, तो अब इन दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यही होगा। मतलब दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला यहाँ पे है ना, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला से एक लेवल ऊपर है। ये मतलब इसमें आपने 3 डायमेंशनल एंगल्स शो किए हुए हैं, तो दैट्स द 3 डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, तो उसको आप डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ बॉन्ड्स इन स्पेस या फिर 3 डायमेंशनल फॉर्मूला उनका डिफरेंट है। ठीक है, तो जैसा ये तो रिमेंबर दिस, द ओनली डिफरेंस, अब जैसा ये है ना, ये भी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के अंदर। कि इफ आई से कि एक OH अटैच्ड है, यहाँ पे H अटैच्ड है, यहाँ पे Cl अटैच्ड है, यहाँ पे Cl अटैच्ड हो, यहाँ पे CH3 अटैच्ड है,
अभी ऑप्टिकल आइस में शो करेगा, तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डजंट शो कि इनके बॉन्ड्स किस तरह हैं, ठीक है, वो बस बताता है कि कौन सा एटम किसके साथ कनेक्टेड है, दैट्स इट। तो उसकी जो थ्री डायमेंशनल फॉर्मूला होगा ना, दैट वुड बी डिफरेंट, कि या तो होगा वो टेट्राहेड्रल होगा, ठीक है, और वो उसकी मिरर्ड वर्जन्स होंगी दो। सो इज दिस क्लियर कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और थ्री डायमेंशनल फॉर्मूला में क्या फर्क है? यस सर। ठीक है, और इसको नोट भी कर लो कि मुझे बस इसी पे डाउट था कि वो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यूज करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है, इसलिए मैंने वो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला वैसे ही काट दिया था पहले। सो दे हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड दे आल्सो हैव द सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और बाकी उसे लिखा हुआ था वो जो बाकी स्टेटमेंट है ना, वो डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स ग्रुप्स इन स्पेस, ठीक है, तो मैंने लिखा हुआ था डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है, या डिफरेंट थ्री डायमेंशनल फॉर्मूला, दैट वुड मीन एग्जैक्टली द सेम थिंग। तो ये याद रखना कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डज नॉट गिव यू इंफॉर्मेशन अबाउट द एंगल्स, कौन सा बॉन्ड किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, ठीक है, डजंट गिव यू दैट इंफॉर्मेशन। चलिए ठीक है, इसको वैसे नोट डाउन कर लेना, ठीक है। ये वाली डेफिनेशन स्टीरियोआइसोमरिज्म की। चलिए ठीक है, लेट्स कंटिन्यू टुमारो। We'll continue with the same paper, ठीक है। Okay everyone, take care, Allah Hafiz.